सुनो, बहुत दिनों से पीछे का टॉपिक चल रहा था, अब आज आगे बढ़ना है। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन। अब पढ़ने में ध्यान लगा लें। अब जो चैप्टर हाफ ईयरली में आगे बढ़े उनमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसका क्वेश्चन बड़ा आएगा फाइनल एग्जाम में, तो ध्यान दे लें बेटा। अब ये सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली जैसे जैसे हम एसिड्स को यूज करते हैं उसकी वैल्यू जर्नल केसेस में क्या होती है बेटा, कम होती है। तो उसी फॉल इन वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। एक्चुअली में तीन टर्म्स हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पहली टर्म है डेप्रिसिएशन, दूसरी टर्म है अमोर्टाइजेशन, एक वन मार्कर क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाता है, और तीसरी टर्म है डिप्लीशन। ये तीन टर्म अगर मैं मीनिंग बोलूं तो इन तीनों का मीनिंग कुछ कुछ सेम सा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की 2024 में, तो 2024 के एंड में वो कार 24 लाख की रहेगी और 10 लाख की रहेगी, वैल्यू गिर जाएगी से 8 लाख हो गई। 2025 के एंड में तो अब 8 ही रहेगी ना, या और गिर जाएगी 2026 में। तो जैसे जैसे समय बीतता गया हम कार का यूज करते गए, उसकी वैल्यू गिरती गई। सेम इसी तरीके से सपोज करो कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड आया और उसकी बहुत अच्छी गुडविल बन गई। एग्जांपल देता हूं, मारुति कार। आज से 15 साल पहले बेटा 100 में से 95 गाड़ियां मारुति कार कंपनी की होती थी और बाकी 5 गाड़ियां अदर कंपनीज की होती थी। ठीक है, तो उस समय मारुति कार का नाम क्या था, बहुत ज्यादा था, गुडविल बहुत बड़ी थी। क्या आज भी यही रेशो है, या आज मारुति की 100 में से 60 गाड़ियां तो बाकियों की 40 हैं, है ना। और आने वाले समय में मुझे लगता है मारुति की सेल और कम हो जाएगी और दूसरी कंपनियों की गाड़ियां और ज्यादा बिकेंगी। क्या हुआ यहां पर, उसकी धीरे धीरे गुडविल कम होने लगी। तो गुडविल जैसे एसिड की वैल्यू भी गिरती है। क्लियर है। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैं एक बिजनेस हूं, मेरा काम है जमीन से कोयला निकालकर बेचने का। तो मैंने कोयले की एक माइन खरीदी है, तो जो वैल्यू है वो उस जमीन की है या उसके अंदर कोयले की है। जैसे जैसे मैं उस जमीन से कोयला निकालकर बेचता जाऊंगा उस जमीन की वैल्यू उतनी रहेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कोयला क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो इन तीनों ही केसेस में एसिड की वैल्यू गिर रही है। पहले केस में मैंने एग्जांपल दिया किसका, कार का या मशीन का। कार या मशीन क्या होती है हमारी, टेंजिबल एसिड होती है। तो बेटा जब टेंजिबल एसिड मतलब जो दिखाई दें, एसिड की वैल्यू फॉल करती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने किसका दिया, गुडविल का दिया। गुडविल क्या है, टेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड। तो जब इंटेंजिबल एसिड की वैल्यू गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने किसका दिया, माइंस का दिया। माइंस बेसिकली होती हैं वेस्टिंग एसिड्स। ठीक है, क्या होती है, वेस्टिंग एसिड्स। तो वेस्टिंग एसिड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ धीरे धीरे, जिनके अंदर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाए। ठीक है, तो जब वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू गिरती है, कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लीशन कहते हैं। वेस्टिंग एसिड के आप 2 ही एग्जांपल याद रख लो बस, माइंस और लाइव स्टॉक। बाकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसिड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है।
एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है बेटा, ठीक है। और आ सकता है क्या, 10 में से 9 बार एग्जाम में आता है, 10 में से 9 बार एग्जाम में आता है एक 1 मार्कर क्वेश्चन इस बेसिस पर। देखो कल बेटा तेरे से बात हुई थी मेरी मैसेज पे, नहीं किसके साथ, अच्छा अवनीश से बात की थी, ठीक। कोई डाउट है इसमें, श्योर, आगे बढ़े तो ठीक है, लिखो इसे। सिंह साहब, चोपड़ा जी ध्यान लगा दो पढ़ने में। वेस्टिंग एसिड्स, वेस्टिंग एसिड की वैल्यू गिरती है तो उसे डिप्लीशन कहा गया बेटा। माइंस जैसे खान है कोयले की, सोने की, तो वैल्यू उस जमीन की, उसके अंदर के सोने कोयले की है, तो जैसे जैसे वो निकालते जाओगे उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, उन्हें वेस्टिंग एसिड लिखा जाता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बात कर रही है। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की, हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक नॉर्मल पर्सन अतुल मित्तल, एक इंडिविजुअल, मेरे बराबर में युवराज भाई साहब का एक शोरूम है मारुति कार का, ठीक है। तो इनके यहां पर एक ट्रक से 20 कार आई, एक कार मुझे उसमें से पसंद आई, दोस्त था मेरा, तो वो कार ट्रक से उतर के डायरेक्ट मेरे घर में चली गई और 19 कार इनके शोरूम में चली गई। भैया उसके बाद क्या हुआ, 4-5 महीने का कोई भी कारण रहा कि लॉकडाउन टाइप का पीरियड लग गया, ठीक है। भैया मैंने अपनी कार ढक्के खड़ी कर दी, इन्होंने भी अपनी 19 कार ढक्के खड़ी कर दी। 4 महीने बाद जो मेरी कार थी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, कम हो जाएगी, और इनकी 19 गाड़ी की वैल्यू, ऐसा क्यों भाई? भाई एक दीवार का ही तो फर्क है, दोनों एक साथ आई हैं, दोनों की गाड़ी एक साथ उतरी है, एक जैसी हालत में खड़ी है, क्योंकि मेरे लिए जो कार है ना वो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इनके लिए जो कार है वो है स्टॉक। तो रिमेंबर, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, शोरूम से गाड़ी निकलती वैल्यू, अरे शोरूम में जब तक गाड़ी खड़ी है वो है गुड्स, और शोरूम से जिसने गाड़ी खरीदी उसके लिए वो क्या बन गई, एसेट। कौन सा एसेट? टेंजिबल एसेट। यही कारण है कि उस गाड़ी पर जो मेरे घर में खड़ी है उसकी वैल्यू गिर गई, और जो 19 गाड़ियां इनके शोरूम में खड़ी हैं उसकी वैल्यू नहीं गिरी है, ठीक है। कोई डाउट? दूसरा एक और भी कारण है, आज के टाइम पर गाड़ियों की लाइफ मैं कह रहा हूं फिक्स हो गई है 15 साल, ऐसा ही है कुछ? तुषार जी यहां ध्यान दे लो जरा, आज के समय में गाड़ियों की वैल्यू फिक्स कर दी गई है 15 साल, ये ऐसा ही है ना। अब ध्यान से सुनो, जो गाड़ी मेरे घर में जाकर खड़ी हुई उसकी 15 साल की लाइफ कब से काउंट होनी शुरू हुई? जिस दिन वो मेरे घर में गई। और इनके शोरूम में जो गाड़ियां उतरी 19, उनकी 15 साल की लाइफ कब से काउंट होगी? जब वो बिकेंगी। तो मेरी वाली गाड़ी का समय कम होता जा रहा है, लाइफ कम हो गई है, और जबकि इनकी वाली गाड़ियों की लाइफ कम नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, और भी कोई ऐसा एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता आपके हिसाब से? लैंड, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे नहीं लगता है बेटा,
क्योंकि लैंड की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है सिचुएशन के हिसाब से। बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा गिरती है। 1 करोड़ की एक ये प्लॉट है और 1 करोड़ का एक ये प्लॉट है, ठीक है भाई साहब। मैंने एक प्लॉट खरीदा, आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने इसमें 50 लाख रुपए लगाकर बिल्डिंग बना दी, ठीक है। आज से 5 साल बाद मेरे करोड़ के इसके प्लॉट के 5 करोड़ मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके इसके कितने मिलेंगे? 5.5 करोड़ मिलेंगे। मैं आप बताओ ना कितने मिलेंगे आपके हिसाब से? 5 करोड़ 10 लाख के आसपास मिल जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो ध्यान से सोचो, जमीन तो 5 करोड़ की, बिल्डिंग 50 लाख से, बिल्डिंग के लिए केवल कितने एक्स्ट्रा मिले? हाँ जी, तो बिल्डिंग की वैल्यू गिरी नहीं गिरी? बिल्डिंग की वैल्यू जरूरी नहीं है। आप लगाते हो बनाने में 1 करोड़ रुपए, पर आप जब अपने उस प्लॉट को बेचने जाओगे तो बने हुए की वजह से आपको 80-90 लाख रुपए फालतू मिलेंगे, क्योंकि 1-1.5 साल बाद नए नक्शे आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी के डिजाइन आ जाते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता। तो बेटा बिल्डिंग डेप्रिशिएट करती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं करती है। इसके अलावा और बताओ कोई और एसेट जो आपको लगता है डेप्रिशिएट नहीं करेगा? सोचो। गोल्ड, पहली बात तो गोल्ड टेंजेबल एसेट नहीं है कहलाता, गोल्ड इंटेंजिबल फिक्स एसेट भी नहीं कहलाता, गोल्ड वेस्टिंग एसेट्स भी नहीं कहलाता। गोल्ड कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है? गोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, सही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट के हिसाब से क्या करती है बेटा? फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ती है कभी कम। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, स्टॉक पे नहीं लगता है, और इन्वेस्टमेंट पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्लियर है? अब वैसे भी हम केवल डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें केवल किससे मतलब है? टेंजिबल एसेट से मतलब है, हमें इंटेंजिबल से मतलब नहीं है, हमें वेस्टिंग एसेट से मतलब नहीं है। लेकिन ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज नोन एज फॉल इन वैल्यू ऑफ डैश एसेट। तो भैया डेप्रिसिएशन किसके लिए? टेंजिबल फिक्स एसेट। एमोर्टाइजेशन किसके लिए? इंटेंजिबल फिक्स एसेट। डिप्रीशिएशन किसके लिए? वेस्टिंग एसेट। अब आता हूं कॉज पर, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके 4 कॉज लिख रहा हूं। पहला कॉज नॉर्मल, हाँ बेटा, नहीं, नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या मतलब समझे आप नॉर्मल वियर एंड टियर से? आप सभी लोगों के पास एटलीस्ट 2 व्हीलर तो सबके पास हो गई। हाँ जी बेटा, स्कूटी है, नई खरीदी थी सेकेंड हैंड, कितने साल पहले? तो जब नई जितनी अच्छी चलती थी आज भी उतनी अच्छी चलती है ना? क्यों? समय पे सर्विस कराते हो। फिर क्या हो गया भैया? जब कोई टेंजिबल एसेट आप यूज करेंगे, आप कितना ही केयर से रख लो, थोड़ा बहुत उसकी एफिशिएंसी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्यों? उसके पार्ट घिसेंगी भी तो जब चलेगी तो, है ना। उसका कलर फेड भी तो होगा जब सड़क पर चलेगी तो, नट बोर्ड थोड़े बहुत लूज भी तो होंगे, ब्रेक शू भी तो घिसेंगे, है ना। तो यही चीज कहलाती है नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या नॉर्मल वियर एंड टियर को रोक सकते हो? रोक सकते हैं। कैसे? खरीद के खड़ा कर दें। अबे तो फिर खरीदा ही क्यों है? खरीदा क्यों है एसेट? यूज करने के लिए, तो यूज तो करेंगे ना बेटा। ऐसा कोई ना मशीन खरीद के उसे ढक के रख दें बस परमानेंट, अब उसे यूज ही नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब जो रूटीन से हम जब किसी एसेट को यूज करते हैं तो उस एसेट की एफिशिएंसी क्या होने लगती है? कम होने लगती है, क्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है? हाँ जी सर, चिराग ना, चिराग कोई डाउट बेटा इसमें? दूसरा, इफ्लक्स ऑफ टाइम। अब ये इफ्लक्स ऑफ टाइम क्या है बेटा? समय का बीतते जाना। मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक गाड़ी खरीद के बिल्कुल उसे खड़ी कर दी, मैं चला ही नहीं रहा उसे, मुझे उस गाड़ी को पुराना करना ही नहीं है, ढक्के बंद कर दी, शीशे में पैक कर दी, तो भी उसकी वैल्यू गिरेगी। रीजन?
भाई गाड़ी की लाइफ कितनी तय हुई? 15 साल। तो जब मैं उस गाड़ी को खरीद करके चाहे शीशे में तय कर दूं तो उसकी लाइफ धीरे धीरे क्या हो रही है तब भी? तो कोई पागल है जो उतने ही पैसे में कम लाइफ की गाड़ी खरीदेगा जितने में नई लाइफ की गाड़ी मिल सकती है पूरी लाइफ की? नहीं ना। तो समय बीतने के साथ साथ एसिड की लाइफ क्या होती है बेटा? कम होती है, चाहे आप उसे कितना अच्छे से यूज करो, कितना केयर से यूज करो या यूज ना भी करो, उसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और जब उसकी लाइफ कम होती है तो भाई जाहिर सी बात है जिस चीज की लाइफ कम हो चुकी है उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगी उसकी वैल्यू। क्लियर है बात? श्योर। तीसरा रीजन ऑब्सोलेंस। ये ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है बेटा? हाँ जी भैया, जैसे जैसे समय बीतता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आईफोन 17 आ जाएगा जब, तो 16 की वैल्यू उतनी रहेगी ना तब भी? क्यों भाई? वो तो नया है, दुकान में रखा है, तब भी क्यों भाई? क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी की चीजें आएंगी तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और जब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी तो उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की चीज को कोई आदमी उतने में ही क्यों खरीदेगा जितने में वो पहले बिकती थी? भाई जब सेम वैल्यू में नई टेक्नोलॉजी की चीज आ सकती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आदमी क्यों पैसा लगाएगा? है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता है, सेम आप अपनी स्कूटियों में देखो ना, पहले 2G आई, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, अब 6G आ जाएगी। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी की चीजें आती हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है? गिर सकती है। श्योर। इन तीन में से कौन सा ऐसा कारण है जिसे हम अपनी तरफ से बचा सकते हैं? तो आप एसिड इसलिए खरीदोगे कि घर पर खड़ा रहे? चलो चौथा एक और कारण बताता हूं, एक्सीडेंट। अक्सर सुना होगा एक्सीडेंटल गाड़ी की वैल्यू कम बहुत ज्यादा गिर जाती है ना। कोई मशीन का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आप उसे कितनी फिट करा दो, रिपेयर करा दो, उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी जर्नली उसके बराबर की पुरानी दूसरी मशीन की मिल रही होती है। तो एक्सीडेंट से भी वैल्यू क्या होती है? गिरती है। क्लियर है? अब इनमें से ऐसे कौन से कारण है जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते? कितनी एफर्ट कर लो आप अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, आप केयर से गाड़ी चलाओ। मेरी पुरानी गाड़ी 15 साल रही, एक भी टक्कर नहीं मारी मैंने उससे, तो वो एक्सीडेंट नहीं कहलाता बेटा। वो नॉर्मल वियर एंड टियर है कि हल्की सी दरवाजे पे लकीर आ गई, वो नॉर्मल वियर एंड टियर है। एक्सीडेंट मतलब होता है भाई डैमेज होना गाड़ी का। अब गाड़ी के हल्का से स्कूटी वाला छू के निकल गया, वो एक्सीडेंट को ही ना कहलाता है। हाँ भाई, वो जो गाड़ी के अंदर हल्के फुल्के निशान लगते हैं उसे नॉर्मल वियर एंड टियर में काउंट करते हैं बेटा। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते? ये तीन कारण है, और ये कारण अवॉइड किया जा सकता है अगर हम केयरफुली एसिड को यूज करें। तो बेटा याद रखना, इन तीन कारणों से अगर एसिड की वैल्यू गिरती है, बेटा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, इन तीन कारणों से अगर एसिड की वैल्यू गिरती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर इस चौथे कारण से एसिड की वैल्यू गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है कैपिटल लॉस। क्या? अरे एक्सीडेंट क्या होता है बेटा? जिसके अंदर ड्राइवर को चोट पहुंची है, क्षति पहुंची है, उसे एक्सीडेंटल गाड़ी कहा जाता है भाई। जिसके लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया है बड़ा, अबे दरवाजों के पेंट उखड़ गए, इन एक्सीडेंट नहीं कहते। नॉर्मली गाड़ी सड़क पे चलेगी, बरसात बहुत सारी गाड़ियां तो छू भी जाएगी, वो एक्सीडेंट नहीं कहलाता है। ठीक है। अब आप छोटे मोटे बीमार पड़ जाते हो तो उसे आप ये कह देते हो कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए, एक्सीडेंट है। जब बड़ी आपके साथ दुर्घटना घटती है जिसकी वजह से आपको क्लेम लेना पड़ता है मोटा, उसे आप कहते हो ना। सेम ये बात गाड़ियों पे भी है। हाँ भाई सुने अब, तो इन तीन कारणों से अगर वैल्यू गिरती है एसिड की तो क्या कहलाता है? और इस कारण से गिरे तो एक वन मार्कर क्वेश्चन इस बेस पे भी पूछ सकते हैं कि विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन।
उसमें ये 4 क्वेश्चन पॉइंट होंगे, तो बताओ इसमें से कौन सा कॉज नहीं है? एक्सीडेंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मन मारकर। और भैया 25 सालों के पढ़ाते हो तो मुझे आइडिया है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं उन्हें बिल्कुल आइडिया होगा कि मुझे पूरी तरह आइडिया है क्या आता है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस वन इज कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब एक और थ्योरी है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हार्डकोर थ्योरी है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पढ़ लेना, हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना। अरे तो सुन ले, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं भाई लोगों, सुन ले। अब ऑब्जेक्टिव बताता हूं 3 बेसिकली, क्योंकि 6 नंबर का तो क्वेश्चन थ्योरी में आता नहीं होता। तो सुनो पहला कारण, 1 सेकंड, 3 नंबर लास्ट। हाँ, अब मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव, आप इतने आराम से दिमाग में बैठा लोगे, बहुत आराम से। भैया मेरा एक टैक्सी का काम है। किसका काम है? टैक्सी का काम है। तो मेरी टैक्सी जो है या गाड़ी 5 रुपए के पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलती है। 5 रुपए के पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलती है। तो अब अगर कोई आदमी मुझे ऑफर करे भाई 8 रुपए पर किलोमीटर ले लो, तो क्या मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ या ना? हाँ? नहीं, मुझे नुकसान है। अब क्यों नुकसान है? सुनो, गाड़ी में केवल पेट्रोल का खर्चा होता है। हाँ भाई, नहीं, सुनते जाओ। हर 1 किलोमीटर पे 1 रुपए की तो रिपेयर का खर्चा है। काउंट किया आपने? तो गाड़ी 5 रुपए किलोमीटर बैठी, 6 रुपए किलोमीटर बैठी अभी। भाई यही तो है, औसतन 10,000 किलोमीटर का सर्विस कराते हो तो 10,000 रुपए खर्च होते हैं ना? हाँ या ना? अब सेम मान के चल रहा हूं, साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अब 20,000 का इंश्योरेंस भी होना होता है। 1 रुपए पर किलोमीटर का इंश्योरेंस बैठता है। काउंट किया आपने? कितने रुपए किलोमीटर बैठी गाड़ी मेरी? 7 रुपए किलोमीटर बैठी। फिर ड्राइवर को तनख्वाह देता हूं, ठीक है? क्या देता हूं ड्राइवर को? तनख्वाह 15,000 रुपए महीना। औसतन 1 महीने में चलो 3,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो भाई साहब कितने रुपए का ड्राइवर की तनख्वाह बैठी? 5 रुपए की ड्राइवर की तनख्वाह बैठी। कितने रुपए का खर्चा बैठा? 12। तो भैया जेन्युइनली मुझे मिनिमम कितने मिलने चाहिए थे? 12। चलो छोड़ो, 13 रुपए किलोमीटर का ऑफर मिले तो एक्सेप्ट करूं ना करूं? कर लो? नहीं, मेरे को लॉस है नहीं है। 13 रुपए किलोमीटर पे लॉस है मुझे? सोचो सोचो, बताओ कैसे लॉस है 13 रुपए किलोमीटर पे बेटा? खर्चा तो 12 रुपए बैठा है। लॉस है नहीं है? ये बताओ ना मुझे। नहीं है लॉस? अब भी लॉस है? भाई साहब सुन लो यार, एक गाड़ी 10 लाख की खरीदी है मैंने। औसतन 1 साल में 1 लाख रुपए वैल्यू गिरती है। साल में मैं कह रहा हूं 30,000 किलोमीटर चलती है। अरे भैया 3.5 रुपए का डेप्रिसिएशन भी तो लगता है पर किलोमीटर। ये काउंट किया आपने? उसे जोड़ो, 15.5 रुपए की बैटरी है। अब आप बताओ कैसे सही प्रॉफिट असरटेन कर लूंगा मैं? डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा तो क्या सही प्रॉफिट असरटेन कर पाऊंगा? तो पहला ऑब्जेक्ट यही है, टू असरटेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? ये क्या बना? पहला ऑब्जेक्ट, टू असरटेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। पहले पॉइंट में कोई डाउट? दूसरा, अब देखो, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं भैया। मेरी टैक्सी का जो खर्चा है वो 12 रुपए किलोमीटर है, सारा मिला मिलू के, और मैं 14 रुपए किलोमीटर पे टैक्सी चलाता हूं, ठीक है? 2 रुपए पर किलोमीटर मेरा क्या है? प्रॉफिट होता है। क्लियर है बेटा? अब मैं 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से साल में 50,000 किलोमीटर चलो टैक्सी चला रहा हूं, 1 लाख रुपए बचा लूंगा, और भैया इससे मेरा जीवन यापन चल रहा है। आज से 7-8 साल बाद ये टैक्सी खत्म हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगी। हाँ या ना? तो बेटा मैं उस वक्त कहां से पैसा कमाऊंगा? उसके बाद क्या मैं घर बैठ जाऊंगा? तो कैसे काम चलेगा मेरा?
नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पैसा कहां से आएगा भाई? तो अगर मैं डेप्रीसिएशन लगाते वक्त इतना ध्यान दूं कि जितनी मैंने गाड़ी के वैल्यू का डेप्रीसिएशन काउंट किया है उतना पैसा मैं हर बार सेव कर लेता बैंक अकाउंट में, तो जब पुरानी गाड़ी खत्म होती तो नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते, नहीं हो जाते, और मैं उससे नई गाड़ी खरीद लेता, मेरा काम एज इट इज कंटिन्यू चलता। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। मुश्किल है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट? तीसरा ऑब्जेक्ट, आपको अपनी किसी भी एसिड की करेक्ट वैल्यूएशन करनी है, अपने एसिड की करेक्ट वैल्यू असरटेन करनी है। पानी उठ के लिया बेटा, जनरल साहब 2 बोतल निकाल लेना, 2 बोतल निकाल। हाँ, अब सुनो, तो आप अपने एसिड की वैल्यू कब बता पाओगे सही वैल्यू क्या है? जब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। तीसरा ऑब्जेक्ट लिख देना, टू असरटेन करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसिड। हो गया 3 नंबर की थ्योरी खत्म। अब आए न्यूमेरिकल पे। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर यही लाइनों को आप बना के भी लिख दोगे, काम चल जाएगा बेटा। तो फिर बुक की एक एक लाइन की थी वो है, एक एक लाइन का पढ़ लेना। मैंने समझा तो दिया ही ना आपको, क्या बेटा? नहीं, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ बेटा, क्लियर है? चलो अब आता हूं बेटा न्यूमेरिकल पे। सुन लो, आज का टारगेट जो दिमाग में सेट है उसे तो पूरा करा दो। न्यूमेरिकल पे अब बात करता हूं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे। कितने तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है? मेथड ऑफ चार्जिंग और कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बात बेटा, कभी किसी जमाने में डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अलग होता था, और फिक्स्ड एसेट का अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या आप लोगों को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से कानून, संविधान है। किसके लिए? जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं उसके लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम जब अकाउंट्स बनाए तो हमें किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है या किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वो गाइडलाइंस, वो रूल्स लिखे हैं, मेंशन है। तो पुराने जमाने में, आज से कई साल पहले, डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया गया था। बेटा सुनो, 1 मार्कर थ्योरी सीयूटी वगैरह में भी ऐसी आती है तो बन जाती है, ठीक है। और फिक्स एसेट, टेंजेबल फिक्स एसेट्स को अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर करते थे, AS 10 में। अब नए जमाने में क्या हुआ है, AS 7 और AS 10 को मिलाकर एक सिंगल AS छोड़ दिया गया है, AS 10, और उसका नाम बदल के रख दिया गया है PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब डेप्रिसिएशन इसी AS में कवर है। 1 मार्कर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है? AS 10 में। सही है। अब इसके अनुसार मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कितने मेथड्स हैं इसके? सच बात बताऊं बेटा मैं, इसके मेथड है 10। हाँ जी, 10 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। एक एग्जांपल देता हूं। आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन टाइम के अनुसार लगना चाहिए? लगना चाहिए। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और मैंने एक पेट्रोल कार खरीदी। लाइफ कितनी है उसकी? 15 साल। अरे भाई साहब, मैं तो हर साल 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला देता हूं, 15 लाख किलोमीटर तक गाड़ी बचेगी क्या? फिर तो मैं गाड़ी का डेप्रिसिएशन इस बेस पे नहीं लगाऊंगा कि वो कितने साल पुरानी है, मैं किस बेस पे लगाऊंगा कि उसकी लाइफ कितने किलोमीटर थी और उसमें से मैंने इस साल कितने किलोमीटर यूज कर ली। तो यानी कि मेथड बदल गया ना। तो बेटा इसी तरीके से डेप्रिसिएशन के हो सकते हैं 20 मेथड। डिपेंड्स करता है ऑन द नेचर ऑफ यूज ऑफ द एसेट और नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। लेकिन हमारी 11th क्लास में मैं बात करूं, कौन सी क्लास में?
11वीं कक्षा में मैं अगर बात करूं तो हमारे सामने है दो मेथड्स। कितने? दो मेथड है 11वीं कक्षा की बात करें तो। पहले मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको कुछ लोग फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। कुछ लोग इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। क्या नाम है बेटा? आप लोगों को नहीं ध्यान देना तो बताओ मुझे, और ध्यान देना है तो फिर बस सुनो बेटा मेरी बात प्लीज। रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, इसी को एक और नाम दिया जा सकता है क्या? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी को एक और नाम दिया जाता है क्या? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये दो अलग अलग नाम है। अब इन सबको कॉमनली इस वाले मेथड को कॉमनली एसएलएम मेथड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन भाषा में एसएलएम। जब टीचर बहुत तेजी से पढ़ा रही होगी ना तो उसके मुंह से इतने लंबे लंबे शब्द नहीं निकलेंगे, वो एकदम से क्या बोलेगी? एसएलएम मेथड लगा लो। ठीक है, और इसे हम कॉमनली बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड डब्ल्यूडीवी। पहले इसे लिखो। ठीक है, अब दोनों मेथड में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ओरिजिनल कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। और बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो एसेट हमने खरीदा वो हमें कितने में पड़ा। जो एसेट हमने खरीदा वो हमें कितने में पड़ा, ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब सॉरी, मैं तो अभी ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब बता रहा हूं केवल। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज एसेट कितने में हमें पड़ा। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची उसे कहा गया रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची उसे क्या कहा गया? रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। कितनी? 1 लाख। सेम एग्जांपल यहां ले रहा हूं। 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी? 1 लाख। सही है। अब डेप्रिसिएशन हमें लगाना है एट द रेट 10% पर एनम। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%। मतलब हर साल एसिड की कितनी वैल्यू गिरानी है? 10%। अब सुनो, पहले साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के आखिरी दिन। डेप्रिसिएशन लगाया हमने 10%। किसका 10%? ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। कितना? 10,000। जो ये वैल्यू बचकर आई इस वैल्यू को कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? रिटन डाउन वैल्यू। कितनी आई ये? 90,000। यही 31/3/21 की वैल्यू है और यही 1/4/21 की वैल्यू हुई। भाई साल के आखिरी दिन जो वैल्यू बची वही अगले साल के पहले दिन की वैल्यू हुई। ऐसा ही है ना? या एक दिन में वैल्यू बदल जाएगी अगले दिन में? नहीं। अब
फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 22 को। क्या नाम है इस मेथड का? असली नाम है इस मेथड का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अब की बार फिर 10% इसी 1 लाख पे लगेगा। सही है? बार बार जो 10% कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पर होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। फिर ये जो बचकर आई इसे कौन सी वैल्यू कहा जाएगा? रिटन डाउन वैल्यू। 31 मार्च 22 की वैल्यू कह दूं, 1 अप्रैल 22 की। कोई डाउट? श्योर? अब अगले साल ये मशीन 1 अक्टूबर 22 को हम बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? कितने महीने यूज करके? 6 महीने। तो इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा पहले कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि इस साल मशीन केवल कितने महीने यूज हो रही है? 6 महीने। कौन सी वैल्यू पर लगेगा? 1 लाख पे लगेगा। 6 महीने का कितना? 5000। और बेटा जिस दिन एसिड बिका उस दिन जो वैल्यू बची उसे हम नाम देते हैं बुक वैल्यू। क्या नाम देते हैं? जब मैं आपको वर्किंग नोट्स बनवाऊंगा तो इसका रोल भी आएगा बुक वैल्यू शब्द का। क्लियर है? कोई डाउट? हर बार डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगा रहा हूं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। कौन सी वैल्यू पर? इसका नाम भी क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है? सेम एग्जांपल यहां लेते हैं। साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अभी मेरे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? अभी तो एक ही वैल्यू अवेलेबल है, इसी पे लगाऊंगा। कितना? 10,000। कितनी वैल्यू बची? 90। क्या बेटा? मेथड का नाम गिवन होगा बेटा। हाँ, ये भी गिवन होगा। नहीं होगा तो मैं इसका नीचे कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। कौन सी वैल्यू है ये? कब की? ठीक है? फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 22 को। कौन सी वैल्यू पे लगेगा? क्या नाम है इस मेथड का? रिटन डाउन वैल्यू कौन सी है? ये वाली, ये वाली। तो बेटा इस 90,000 पे लगेगा आपकी बार 10%, 9,000। दोनों मेथड में डिफरेंस क्लियर है बेटा? वहां पे बार बार डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहा हूं और यहां पर बची हुई वैल्यू पे लगा करेगा, इसलिए इसे रिटन डाउन वैल्यू कहा गया मेथड। ठीक है? तो रिटन डाउन वैल्यू ये है ना, इस पर लगा। फिर जो बची वैल्यू 81,000, फिर मैं इसे बेच रहा हूं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कौन सी वैल्यू पे लगेगा? इस पर लगेगा 10%, 6 महीने का। और जो अब बचकर आएगा वो कौन सी वैल्यू आएगी? बुक वैल्यू। जिस दिन बेचते हैं उस दिन की वैल्यू को क्या कहते हैं हम? बुक वैल्यू। कोई डाउट इसमें? यहां तक आज की थ्योरेटिकल और हल्का सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगली क्लास में एक तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं दे रखी तो वो कैलकुलेट कैसे होगी। सही है? अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं दे रखी तो वो कैलकुलेट कैसे होगी। और दूसरी बात कि भैया इन्हें अकाउंट में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इन्हें अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो आज की क्लास इतनी रोकते हैं बेटा। ठीक है?